जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के 5 साल मुकम्मल हुए हैं। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ यहाँ पर रोनमा हुई हैं। मुख्तसर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का बयान, 5 साल मुकम्मल हुए, तरक्की और खुशहाली मुल्क में शुरू हुई, जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम था। आप मुल्क की नहीं बात कर रहे हैं, आप रियासत की बात कर रहे हैं। ये तो रियासत रही नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी बनी है। उन्हें जो मर्ज़ी है वो कहते हैं, मालिक हैं, हम तो ग़ुलाम हैं। ग़ुलामों को तो सुनना ही है उनका जो कहते हैं तरक्की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त तरक्की है। मुझे ये बताइए, मैं इनसे भी पूछता हूँ, क्या इन्हें लोगों के दिल जीते हैं? जो दिल्ली की दूरी और यहाँ की दूरी है और दिल की दूरी को ठीक किया है। इसका तो बहुत ज़बरदस्त वादा था कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को ठीक करेंगे। हुआ वो? नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, 8 और 10 तारीख को मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर का विज़िट है। आप कैसे इस दौरे को देखते हैं और कितने पुरइत्मीनान है आपके इंतखाबात होंगे असेंबली इलेक्शंस के 10 साल के बाद? देखिए, पहले मैं सबके दिल से एक शक निकाल देना चाहता हूँ। इंतखाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो आज भी इस पर शक कर रहे हैं तो उन्हें मेरे ख़्याल से फिर कहीं और जाना चाहिए। सब ने, वज़ीर आज़म ने भी, होम मिनिस्टर ने भी, अभी रेड्डी साहब जो आए थे उन्होंने भी अभी कल ऐलान किया कि इलेक्शन होंगे। और इसी कड़ी है कि इलेक्शन कमीशन आता है और पूरा कमीशन आता है, पहले भी आता था। अब लोगों से पूछेंगे, ख़ासकर हुकूमत से पूछेंगे कि हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन कर सकते हैं। जब ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन कर सकते थे तो ये इलेक्शन करने में क्या होगा? अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मुझे इलेक्शन कमीशन से एतबार उठ गया है, बल्कि सारे मुल्क को उठ गया है। जिस तरह से इनने पार्लियामेंट्री इलेक्शन किए, और उसमें शक है कि इन्होंने कहीं 5 लाख वोट ज़्यादा गिने, कहीं वोट कम गिने, उसकी तहकीकात हो रही है। जो लोगों की एजेंसीज़ हैं वो मालूम कर रहे हैं। अल्लाह जाने यहाँ क्या करेंगे, खुदा ही जानता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शंस होंगे असेंबली के, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, और क्या उमर साहब भी असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए, उमर साहब का मामला आप उमर साहब से पूछिए। जहाँ तक ये जमात है, ये तो बहुत वक्त से तैयार है। क्या पार्लियामेंट इलेक्शन हमने नहीं लड़ा? ये इलेक्शन भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अलायंस के साथ या फिर इंडिविजुअली? क्योंकि कुछ सियासी जमातों ने अपना जो एजेंडा है या अपनी आइडियोलॉजी है उसमें तब्दीली की है। क्या आप समझते हैं कि अब अलायंस के साथ या इंडिविजुअली इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? क्या तब्दीली की है, मुझे बताइए ज़रा, क्या तब्दीली है? मैंने उस तब्दीली तो कोई सुनी नहीं। जैसे कि अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी, अब वो उन्होंने अपना स्टैंड लिया है, उन्होंने दावत भी दी है कि सब पार्टियाँ एक साथ सामने आए, एक साथ बातचीत। वो तो जनाब बीजेपी की पार्टी है। जिन लोगों को आज भी कश्मीर में शक है, वो शक में डूबे रहें। उन्हें चरस पी ली है, उस चरस के नशे में वो कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की पार्टियां हैं, थी भी उन्हीं की, आगे भी उन्हीं की पार्टियां हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी चेंज यहाँ पे हुई है। एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स ने जो रटले के बाद अब जो कीरू पावर प्रोजेक्ट है वो भी उत्तर प्रदेश को 40 साल के लिए दिया गया है। तो क्या कुछ कहेंगे आप पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में? जनाब, जब मैं वज़ीर आला था तब 9 प्रोजेक्ट से हमारे पास। उस वक्त कुमारमंगलम साहब मिनिस्टर थे पावर के, और हमसे माहिदा किया था, जिसमें मैंने दस्तखत किए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दस्तखत किए हैं, जिसमें 2 पावर स्टेशन हमें दिए गए कि आप बनाइए, और 7 पावर स्टेशन उनने बनाने थे। और उसमें एक रखा था बूट कि वो बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, और जब उसका पैसा वो निकाल लेंगे ये वापस रियासत को करेंगे। इन्हें सब कुछ वो छोड़ दिया। या मालिक बैठे हैं सारे पावर स्टेशंस के, और ये तो गवर्नर साहब तो ये तो
خدا نے لارڈ صاحب بھیجے ہیں, یہ تو وائس رائے ہے, یہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوگا. پانی ہمارا, پاور ہم پیدا کر رہے ہیں اور ہم اس سے محروم رہیں اور یو پی اور راجستھان اس سے آباد ہوں. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بنگلہ دیش دیکھنا چاہیے, کہیں اللہ نے خواستہ یہاں بھی ویسی حالت نہ پیدا ہو. بہت پانی سر سے اچھل گیا ہے. خدا کے واسطے ان سے کہیے ذرا خبردار رہیں, ہوشیار رہیں. سارے ملک میں بیکاری ہے, بدحالی ہے, اس کے باوجود بھی ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں. یہاں تک کہ جو بیچارے ریٹائرڈ ہیں ان کے اوپر بھی جی ایس ٹی لگا دیا. آپ کی لائف انشورنس ہے اس پہ بھی جی ایس ٹی. کہاں ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب, جو صورتحال اس وقت جموں کشمیر کی ہے یا وادی کشمیر کی بالخصوص ہم بات کرتے ہیں, مستقبل اس کا کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ کافی ساری تبدیلیاں رونما ہوئی 2019 کے بعد, مستقبل کہاں ہے؟ مستقبل کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. جب تک یہاں کے لوگ جاگیں گے نہیں اور ہوشیار نہیں ہوں گے کہ ان کا مستقبل کہاں ہے, وہ غلامی کی زندگی میں بسر کریں گے. لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو کھڑا ہونا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اور وہ الیکشن میں ہو سکتا ہے. الیکشن میں ان کو اکٹھے ہو کے ان طاقتوں کو ہرانا ہے اور ان کو دکھانا ہے کہ ہم تمہاری طاقت کو نہیں ماننے کا تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب, حال ہی میں لیفٹننٹ گورنر کے پاورز کو ایکسپینڈ کیا گیا, چیف منسٹرز کے پاورز یا اختیارات کو کم کر دیا گیا. پھر یہاں کے اسمبلی کے الیکشنز کیا معنی رکھتے ہیں؟ الیکشن ہوں گے, مانے رکھیں یا نہ رکھیں, وہاں بھی ہم گرج سکتے ہیں. یہ ہمارے مالک نہیں ہیں, ہم اس زمین کے مالک ہیں, ہم یہاں کے مالک ہیں, یہاں کے رہنے والے, جموں کشمیر لداخ کے رہنے والے. زمینی سطح پر ہم نے دیکھا کہ جب یہ ایل جی کے پاورز کو ایکسپینڈ کیا گیا, لیکن ایک لوگوں میں اندیشہ تھا یا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہاں کے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ آئیں گے, ایک اسٹریٹجی, ایک لاہی عمل ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوا. کون سی ٹریجڈی, کون سے ایک ہو جائیں گے؟ کیسے ہوں گے؟ جو دہلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا؟ ہاں, پھر کیا کون سی اسٹریٹجی آپ بول رہے ہیں؟ یہ اشارہ کن پولیٹیکل پارٹیز کا؟ ان سب پہ جو ان کے رہنما ہیں, ان کے غلام ہیں, ان کے پیسے اور ان کی شراب پی رہے ہیں, انکلوڈنگ پی ڈی پی. میں نہیں جانتا پی ڈی پی. ڈاکٹر صاحب, جموں کشمیر کے پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے, جیسے کہ ہمارے پاس جموں کے حالات بالکل عیاں ہیں؟ یہ لوگ بہت آسمان سے چلاتے تھے کہ 370 جو ہے وہ ذمہ وار ہے یہاں کی پسماندگی کے, وہ ذمہ وار ہیں ٹیررزم کے, اور دنیا میں اس کا چرچا کیا. آج کتنے سال ہو گئے 370 کو ختم ہوئے؟ 5 سال ہو گئے. کیا ٹیررزم کم ہوا؟ کیا ہمارے فوجی کم شہید ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے لوگ کم مر رہے ہیں؟ کیا حاصل کیا ان نے؟ اور 2 بٹالین لائے ہیں بی ایس ایف کے, 2 بٹالین لائے ہیں آسام رائفل کے. کس لیے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 90 کے بعد ڈاکٹر صاحب صورتحال سیم ہے. وقتی طور پر کہا گیا کہ حالات ٹھیک ہوئے آج تک, لیکن کلنگس ابھی بھی ہو رہی ہے, چاہے وہ ملیٹنسی کے اٹیکس ہوں یا دیگر, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ, لیکن اس کا کوئی حل ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہمیشہ کے لیے؟ میرے لیے ایک ہی حل ہے, پڑوسی سے بات کرنی پڑے گی, پڑوسی کو راستے پہ لانا پڑے گا, اور کوئی حل نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی سے یہ حل کر لیں گے, کریں, کون روکتا ہے؟ بالا کوٹ تو بھی نہیں کیا تھا, ہم سے پوچھا, لائن تو وہیں پہ کھڑی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی یا این ڈی اے اس یہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے پڑوسی ممالک کے ساتھ کوئی بات چیت کا راستہ شروع کر سکتی ہے؟ اب ان کی حالت بہت خراب ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, نیپال سے بھی کچھ اوپر نیچے ہی ہے. ہر طرف ہم گھیرے ہیں تباہی کی طرف سے. چین ہر طرف بیٹھا ہوا ہے اور ہم جاگ نہیں رہے ہیں.
अभी डॉक्टर साहब आपने कुछ देर पहले बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की, चूँकि वहाँ पे इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका असर जनूबी एशिया के खित्ते पर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पे आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान पे है, हमारे वतन पे है उसका असर। अब वो दोस्ती का माहौल ख़त्म हो गया। अब वहाँ जो लोग हैं उनको कैसे ये वतन से जोड़ेंगे मैं नहीं जानता। आपको लगता है कि कहीं फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है ताकि जो हमसाया ममालिक है उनके साथ रवाबित ठीक हों, ताल्लुकात ठीक हों? एक ही रास्ता है, जो सार्क है उसको इनको रिन्यू करना पड़ेगा कि सब वतन के लोगों के जो हमारे पड़ोसी हैं, हम बड़े भाई हैं और हमें बड़े भाई की तरह सलूक करना चाहिए। इन लोगों के साथ बैठ के सार्क में अपने वतनों के मसाइल तय होते थे, उसे तो सार्क बना था। मैंने जब 1974 में मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो मैंने उनसे पूछा ये सार्क क्या है? कहा यूरोपियन यूनियन जैसा है कि हम लोग सब बैठ के इकट्ठे अपने मसले हल कर सकें, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर कर सकें और आगे चल सकें दोस्ती में। आज वो कहाँ है? आज उसका जनाजा है। जब तक उसको रिवाइव नहीं किया जाएगा मैं नहीं समझता कोई रास्ता निकलेगा। डॉक्टर साहब आजकल बात हो रही है आर्टिकल 371 की कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 371 को नाफिज किया जाए। आपका हम ज़ाती ख्याल जानना चाहते हैं इसमें। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये जो कह रहे हैं वो हवाई बातें करते हैं, ज़मीनी बातें ये नहीं है। अगर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? 370 ले गए, वो क्या आपको 371 देंगे? किस इन ख्यालों में आप डूबे हुए हैं? हाँ? जो आपसे सब कुछ छीन ले गए, उनसे आप ये उम्मीद करें कि आपको कुछ देंगे? मुतालबा डॉक्टर साहब मुतालबा करेंगे? तो रोज़ आपके साथ कुछ नहीं थे। मैं उनसे मुतालबा नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ उस लायक ही नहीं है कि उनसे मुतालबा किया जाए। आखिर पर डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि इस वक्त वादी कश्मीर मनशियात की लत में मुब्तला है, नौजवान लड़के और लड़कियाँ लाखों की तादाद में इसमें मुब्तला हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या रोल रहा है और सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए? पहले मुझे बताइए, ला कौन रहा है? अगर ये दवाइयाँ यहाँ आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही? कौन बेचने वाले हैं? हम ही लोग ला रहे हैं, हम ही लोग बेच रहे हैं। ये देखते हुए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है, तो ज़िम्मेवार तो हम लोग हैं। हम क्यों किसी और को कहें? मैं तो समझता हूँ अगर हम में से वो हिम्मत हो तो जो लोग ये मनशियात ला रहे हैं उनको लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, कि ये एक लेसन हो दूसरों को कि ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं तो यही लोग छोड़े जाते हैं, इन्हीं लोगों से पैसा लिया जाता है और यही लोग फिर दवाइयाँ लाते हैं। जब तक एक सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाएगी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब कानूनी इदारे तो हमारे पास है। कानून 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 लगाने वाले भी अलग, करने वाले भी अलग। किस कानून की बात करते हैं आप? कौन सा कानून? रोज़ हम लोग कानून तब्दील करते हैं ये उम्मीद करके कि बेहतर होगा। क्या उन कानून को बदलने से कोई बेहतरी हुई? भैया, जब तक आप ठान न लें कि हमने इस बीमारी को ख़त्म करना है, तब तक कोई कानून आपकी मदद नहीं कर सकता। सियासी जमातों पर इस पे क्या किरदार होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? सियासी जमात करेंगे क्या? जब इतनी बड़ी हुकूमत, आज तो यहाँ मरकज़ी हुकूमत है, वो इसमें नाकामयाब होगी तो क्या चाहते हैं हम लोगों से करना? क्या चाहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके अवगत का। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, जो बात कर रहे थे इस वक्त जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी है, ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के मुकम्मल 5 साल हुए हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान टीवी। कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ मैं इमरान नाइकू। अल्लाह हाफ़िज़।